गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गुंजे जय भीम का नारा। जय हिंद, वंदे मातरम। आज आपके लिए हम लेकर आए गए पाठ गोदली का पाठ नंबर 1 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो समय का बिना विलंब किए हुए आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पाठ के नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनका लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। यानी बाबा साहब का जन्म महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में, यानी पिछड़ा वर्ग के जाति में उनका जन्म हुआ था। उनको बचपन में पढ़ने का बहुत शौक था। वह कहीं भी पढ़ने जाता था, उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वह खिड़की के पीछे से पढ़ता था। उनके देह में कोई टच नहीं करता था। बड़े बड़े लोग उससे बहुत 10 हाथ हटिए के रहते थे, क्योंकि उसे अगर छुआ जाएगा तो बोलेगा कि हम छुआ गए दलित से। बाबा साहब को बचपन में बहुत सारा कठिनाई, उन्हीं कठिनाई को उन्होंने झेलते हुए बहुत सारे कविताएँ लिखे। उन्होंने जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनके प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिसिम एंड डेवलपमेंट, द अटल चेवेल्स, हु आर दे, हु आर सुतराज, यानी बहुत सारा उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता है। बाबा साहब ने ही संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उनको कितनी कठिनाइयाँ हुई थी। और यह 10th में बार बार पूछा जाता, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिए, तभी समझ में आएगा। पूरा डिटेल में वाला आज हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा बता दिया, अब पूरा हम लोग कॉपी पे जानेंगे, ठीक है। कॉपी पे आइए, बताते हैं आपको। देखिए हम लोग पाठ पे अब आ गए, ठीक है। कॉपी पे आ गए, हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, यानी पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। लेखक है इसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पहले ही बता चुके हैं, फिर बता दिया कि लेखक इसका है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक। इसका विधा है निबंध। इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा का है? निबंध है, ठीक है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। फिर बता दिए, इससे पहले भी बताए हुए हैं। इसका निधन, बाबा साहब का निधन कब हुआ था? देखिए दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहब का दिल्ली में निधन हो चुका था, ठीक है। इनका संविधान का निर्माता बाबा साहब है। रचना है, इन्होंने रचना बताए हुए द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, डॉट डॉट आदि, यानी और भी सारा, ठीक है। अब हम लोग जाने क्या? बोध और अभ्यास, ठीक है। हम लोग जानेंगे बोध और अभ्यास, ठीक। यानी पहला हम लोग जानेंगे पाठ के साथ लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक। तो देखिए बाबा साहब जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि आज के इस युग में जातिवाद के पोषकों का कमी नहीं है। यानी लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो इसका है बाबा साहब जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं आज के इस युग में जातिवाद के पोषकों का कमी नहीं है, ठीक है। विडंबना का स्वरूप क्या है? इधर बता दे। देखिए विडंबना का स्वरूप है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी रूप ले रखा है, ठीक है। अब दूसरा जानेंगे, यानी जातिवाद के पोषण उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। यानी जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? देखिए जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका उत्तर है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, ठीक। दूसरा हम लोग देख ले, आप तीसरा देखेंगे। तीसरा है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी जातिवाद के पक्षों पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या कहा है? तो देखिए हम लोग जानेंगे, लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, ठीक है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो उत्तर है इसका लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का ही भी रूप ले लिया है। लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, ठीक है। यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। चौथा देखिए, चौथा है
जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। ठीक है, चौथा देखिए, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि पर आधारित नहीं है, बल्कि माता पिता के घर में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है जो गरीबी को बढ़ावा देता है। देखिए, बाबा साहब जी ने कहे हैं कि इस युग में यानी जो भी बेटा या बेटी पैदा लेता है उसको गर्भ में ही कर दिया जाता है कि आगे चल के उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस जाति से और किस जाति से नहीं है, और यह जाति पाति सब गरीबी को बढ़ावा देता है। इसीलिए हमारे बिहार में बहुत सारा गरीब है, हमारे बिहार में जातिवाद चलता है। ठीक है, हम लोग को जातिवाद से उलझना नहीं है, सभी मिलजुल कर भाईचारा के बनाकर रहना है। ठीक है, हम लोग 5वां सवाल हम लोग जानेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, यानी जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ठीक है, इसका उत्तर है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। ठीक है, यानी श्रम विभाजन का आधार जाति है, जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है। ठीक है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, श्रमिक में कार्य के प्रति रुचि हो अथवा वह श्रमिक कार्य कुशल नहीं हो, तो वह अपने काम को दिल दिमाग से नहीं करेगा। ऐसी हालात में वह बेरोजगार हो जाएगा तथा समाज में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो 5 नंबर देख लिया। अब 6 नंबर में देखेंगे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे माने हैं। लेकिन लेखक बाबा साहब जी कहते हैं कि आज के इस उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे माने, यानी गरीबी उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या किसे माने। ठीक है, तो जानेंगे। 6 नंबर है, ऐसी स्थिति जहाँ यानी लेखक कहते हैं ऐसी स्थिति जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो, कोई कैसे कुशलता प्राप्त की जा सकती है। यानी कोई भी श्रमिक हो, ना उसको किसी काम में ना दिल लगेगा ना दिमाग लगेगा, वो किसी काम को रुचि से करवे नहीं करेगा तो कैसे कुशल प्राप्त कर सकता है। यही बाबा साहब कहते हैं गरीबी और उत्पीड़ित से ही बड़ी समस्या यही है, जो ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का कोई न दिल लगता हो न दिमाग लगता हो तो को कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, 7 नंबर देखिए। अब 7 नंबर है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में लिखा है। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में लिखा है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और विश्व सतह में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज का तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। ठीक है, यही कहते हैं। अब 8वां देखेंगे, लास्ट सवाल है। ठीक, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यानी सच्चे लोकतंत्र की अवस्था के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माने, यानी पूरे दिल से लोकतंत्र यानी एकदम भाईचारा वाला लोकतंत्र, सच्चे लोकतंत्र, उसको कैसे मानते किया। अब बाबा साहब जी कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए बाबा साहब कहते हैं बहुविधि में हितों में सबका समान हक होना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध है रहने या चाहिए। ठीक है, अपने में भाईचारा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब जी कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए आपस में भाईचारा बनाना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी समान उस पर सभी का समान हक होना चाहिए। ठीक है, यही बाबा साहब जी कहते हैं सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपनों में भाईचारा बनाए रखना चाहिए, किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, कोई भी काम को शांत से सुलझाना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा समाप्त हो रहा है। तो वीडियो कैसा लगे रउआ लोगन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।